नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आरुषि पुंडीर। तो इस वक्त पूरी दुनिया में अगर चारों तरफ किसी चीज की चर्चा है तो वो है युद्ध की। और युद्ध है यूक्रेन और रूस के बीच। इसी युद्ध में भारत एक अहम किरदार निभा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से बड़ी दिक्कतों के बाद अपने स्वदेश वापस लौट चुके हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो बताएंगे कि इस सफर में ये मुश्किल भरी घड़ी कैसे वो अपने देश वापस आए, कैसे कितनी मुश्किलों के बाद वो अपने परिवार वालों से मिल पाए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 11वां दिन है युद्ध का। हम्म। इन 11 दिनों के बीच आप कितने दिन यूक्रेन में थे? मैं यूक्रेन में अपने शहर 1 मार्च को अपना शहर से निकल गया था बॉर्डर के लिए। और 24 से 28 फरवरी तक मैं अपने शहर में ही रहा, जिसमें साय के बीच में रहा मैं। फिर 1 तारीख के बाद जब मैं वहां से 1 तारीख को निकला, फिर मैं 2 तारीख तक मैं बॉर्डर पहुंचा था रोमानिया का, हम्म। जिसमें लगभग 27 चेक पॉइंट पड़े थे। लगभग 1,000 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया था बस से। फिर वहां से हम लोगों ने 2 तारीख को बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया पहुंचे थे। अपने घर वापस आने के बाद कैसा लग रहा है अभी? अभी भी थोड़ा डर का माहौल है, और आगे ये अब तो सुरक्षित है, लेकिन अंदर से डर लगा हुआ है कि वापस जाना हो पाएगा कि नहीं। आगे अब करियर को लेके दिक्कत है कि यही कि हम लोगों का जो एजुकेशन जो बची हुई है, मैं 4th ईयर में था हम्म। और फिर अभी 2 साल और बचते हैं मेरे वहाँ के डिग्री को लेने के लिए। हम्म। अब यही है कि प्रधानमंत्री से यही है कि कोई निर्णय लें कि यहाँ पर हम लोग पढ़ सकें पूरी सुरक्षा के साथ। अगर हम वापस जाते हैं तो कोई सुरक्षा की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का ध्वस्त होता जा रहा है जैसे 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 युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। हम्म। वहाँ पर अगर ऑनलाइन क्लास भी हम लोग अगर करते हैं तो वो भी संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लास भी हम लोगों की संभव नहीं है, ऑफलाइन ही संभव है। और ऑफलाइन हो नहीं सकती क्योंकि युद्ध पता नहीं कब विराम ले, हम्म। कब वहां पर युद्ध विराम ले और कब हम लोग वापस जा पाए। बस प्रधानमंत्री से और एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री से बस यही है कि हम लोगों का जो पढ़ाई आगे की है वो अगर इंडिया में हमारे भारत में हो सके तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। आप कौन से ईयर में थे अभी? मैं 4th ईयर में था। फाइनल ईयर था आपका? नहीं नहीं, हम लोग वहां पर 6 साल का एमबीबीएस होता है और मैं 4th ईयर में था। अभी 2 साल हमारे और बचते हैं। तो तुषार जी, आप भी आपके शहर में आए हैं अभी? इंडिया में आपके शहर से हैं? मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो आपको कितने दिन जी लग गए वापस आने में? मैम, हम लोग 28 की नाइट को चले थे और मैम 1 तारीख को अप्रोक्स 9 बजे हम लोग, मतलब 18 घंटे की ट्रैवल करके बॉर्डर पहुंचे थे। फिर मैम 2 से 3 घंटे में हम लोग शेल्टर में गए थे रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके। हम्म। और मैम 4 तारीख की हम लोग को पहुंचे हैं मैम कानपुर रात को। तो आपको अपनी इस पूरे जर्नी के दौरान क्या क्या दिक्कतें हुई? मैम जर्नी के दौरान पहले तो मैम ये रहा कि कोई भी आसानी से तैयार नहीं हो रहा था बॉर्डर तक जाने के लिए, कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट। बहुत बात करने के बाद और मैम कोई एक तैयार हुआ, तो हम स्टूडेंट्स बहुत कम थे तो हम लोग ने रिस्क लिया, इंडियन फ्लैग्स वगैरह लगाए अपने उस पर। और 28 की नाइट को हम लोग निकल गए थे। 20 स्टूडेंट्स थे, और भी स्टूडेंट थे बट वो सब अपने थ्रू जा रहे थे अलग अलग मोड्स से। हम 20 स्टूडेंट्स डेनिप्रो से रोमानिया के लिए निकले थे। टोटल 18 आवर्स की जर्नी करने के अप्रोक्स बाद, क्योंकि हमारा ईस्ट में था डेनिप्रो स्टेट, डेनिप्रो शहर, और हम लोग को प्रॉपर वेस्ट में जाना था हम्म। रोमानिया क्रॉस करने के लिए। तो रास्ते में मैम कई जगह चेक पोस्ट पड़े, लगभग 27 से 28 चेक पोस्ट पड़े। कई जगह पे हम लोगों को चेकिंग हुई, कई जगह पे जाने भी दिया फ्लैग होने की वजह से। और मैम खाने वगैरह की चीजें लेकर गए थे ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैम डर तो था ही रास्ते में, बट ये था कि पहुंच ही जाएंगे किसी तरह, होप और उम्मीद के सहारे तो हम लोग वहाँ पहुंच ही गए थे। खाने की कितनी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ी?
मैम खाने की दिक्कत तो काफी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि हम लोगों को बेसिक चीजें जो सबको चाहिए होती हैं उनकी तो कमी हो चुकी थी काफी। और कितना भी हम लोगों ने कोशिश करते थे, ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि मॉल्स में भी उतना ही अवेलेबल था। और खाना यही रहता था मैम कि उतना ही बनाते थे जितना जरूरत होती थी, और कई कई दिन तो एक ही टाइम बना पाते थे खाना, क्योंकि नहीं पता था नेक्स्ट डे के लिए क्या बचेगा खाना कि नहीं, क्या होगा। तो आप वहां पे मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, फर्स्ट ईयर? जी। ठीक है। आप किस तरह से आई हैं? हाँ जी, हम लोग भी मतलब मेरे साथ फर्स्ट ईयर के ज्यादा बच्चे नहीं थे, फर्स्ट ईयर निकल चुका था मेरे। मैं मतलब हम 2 स्टूडेंट्स ही थे जो फर्स्ट ईयर के थे, बाकी हमारे सब सीनियर्स थे। तो सीनियर्स की हेल्प के थ्रू हम लोग भी रोमानिया बॉर्डर तक हम लोग भी गए थे, हमें भी शेल्टर वगैरह में हम भी रहे। तो मैं भी अभी 1 तारीख, मैं भी 4 तारीख को ही घर आई हूँ बेसिकली। और किस तारीख को आप वहां से निकली थी? जी, हम लोग ये निकल गए थे, हम 28 के आसपास हम लोग निकल गए थे। अच्छा। तो एज अ गर्ल, एक इतनी परिस्थिति अजीब है वहां पे, युद्ध की परिस्थिति है, दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और हम तीसरे देश के लोग वहां हैं, तो एज अ गर्ल वहां पे क्या इनसिक्योरिटीज कितनी थी लड़कियों के लिए? हम इनसिक्योरिटीज कम थी, बिकॉज जिन लोगों से मैं सराउंड थी वो बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल नेचर के थे। मेरे साथ 2-3 मेरी सीनियर दीदियां भी थी। तो ये था कि थोड़ा बहुत इशू था ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, लाइक फॉर वॉशरूम जाना है, कुछ जाना, तो उस चीज का थोड़ा इशू था बीइंग अ गर्ल। बाकी ऐसा फूड का कुछ इशू ज्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग खाना वाना अपना लेके गए थे, वाटर हम लोग लेके गए थे। एंड बाकी सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे, तो उससे मैं मेरे को बीइंग अ फर्स्ट ईयर गर्ल स्टूडेंट इतना मुझे इशू नहीं हुआ था, क्योंकि आई वाज सराउंडेड बाय गुड पीपल्स। कितना आप डरे हुए हो उस सब चीज से? मैम लाइक व्हेन द फर्स्ट ब्लास्ट हैपेंड, मैं सो ही रही थी, मेरे को फोन आता है कि एकदम से कि मे बी लाइट चली जाएगी, उठो करके फोन चार्ज कर लो। एंड तब मैम उठे, थोड़ी देर बाद ब्लास्ट की आवाज आती है, एंड बिल्कुल एकदम शेकन हो गए थे हम लोग की आसपास तो नहीं हो गया कुछ। जब सायरन बजे हैं तब हम लोग बहुत ज्यादा टेंस हो गए थे। खाना पीना मैम, सोना मतलब रात में नींद नहीं आती थी हम लोगों को कि कब सायरन बजे और कब भागना पड़े। सो वो आप चीज थोड़ा था। अभी यहाँ पे भी अगर सायरन टीवी पे भी सुनते तो भी मतलब वो टाइम याद आता, तो थोड़ा डर लगता है कि हम भी भागे हैं सायरन सुन के। तो अपने परिवार से मिलने के बाद अब थोड़ा कुछ उन चीजों से बाहर आ पाए हो आप? हम बाहर तो आ पाए, पेरेंट्स से मिलके खुशी थी, बट कहीं ना कहीं मैम उधर का भी है थोड़ा बहुत कि सब कुछ जल्दी ठीक हो, जिससे एजुकेशन फिर से कंटिन्यू हो पाए हम लोगों की। हम्म। तो ये है, क्योंकि मैम हम लोगों के लाइक सेमिनार वगैरह होने थे, लाइक आज ही मेरा एक सेमिनार था, तो वो सब पीछे रह गया है अभी, खैर। तो क्या लगता है आपको कि दोबारा से यूक्रेन जाएंगे अगर हालात वहां मैम अभी सुधर? कुछ, यस मैम, बिकॉज मैम मेरा अभी 2 साल वहाँ पे रह रहा है एजुकेशन, हमने 4 साल वहाँ पे एजुकेशन किया है ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि करियर तो बर्बाद कर नहीं सकते हैं वहाँ पे और को लेके। बाकी वहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। जैसा हम न्यूज़ में कल देख रहे थे, तो सूमी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी अभी 700 करीब इंडियंस वहाँ पे फंसा पड़ा है। वहाँ पे काफ़ी कुछ अभी वॉर चल रहा है। तो देखने में तो बहुत डर लग रहा है। हम लोग तो निकल आए हैं, लेकिन अभी बहुत इंडियंस भी है और वहाँ के लोग भी हैं जिनकी जानें जा रही हैं। तो मतलब जब सुनते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, और अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि वॉर रुकेगा या कब तक चलेगा, क्या होगा। क्लासेज भी हमारी बंद कर दी गई हैं 12 तारीख तक की। उसके बाद क्या करेंगे उसका भी कुछ पता नहीं है। तो बस इंडियन गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो हम लोगों की पढ़ाई यहाँ से अगर करवा सके तो बहुत अच्छा होगा, उनको धन्यवाद कहूंगा। तो आपकी पढ़ाई, जो यूक्रेन से आए हुए आप सभी छात्र हैं, उनकी एजुकेशन यहाँ कंटिन्यू कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करे? आपको क्या लगता है क्या मैम होना चाहिए? मैम मुझे यही लगता है कि स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक के, क्योंकि देखो अगर टोटल बच्चा दिया जाएगा तो बहुत हो जाएगा, करीब 20 से 25 हजार स्टूडेंट होगा। हम्म। तो वो तो नहीं कर सकते हैं शायद। अगर वो भी अगर करे तो बहुत अच्छा होगा हम्म। गवर्नमेंट के लिए। बट अगर फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, सिक्स ईयर, लास्ट के 2-3 साल अगर यहाँ पे अगर कंटिन्यू करवा दें स्टडी, वापस ना जाना पड़े, तो बहुत अच्छा होगा। हो सकता है अगर फीस थोड़ी ज्यादा भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ही में लेकिन अभी फोर्थ एनएमसी ने बोला है कि इंटर्नशिप के लिए उनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी,
जो प्रैक्टिस हाँ में जी। उनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, तो क्या उससे आपका कोई समाधान निकल पाएगा? नहीं, हम लोगों तो फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स का तो कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। हम लोगों को हम लोग ना तो पहले जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले ट्रांसफर ले सकते हैं दूसरी कंट्री, लेकिन हम लोगों को ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को 2 साल बचे हैं। अगर हम लोग इंडिया में ही वापस आके प्रॉप थर्ड में हम लोगों को अकोमोडेट किया जाता है तो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को वापस जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। हम लोग सेफ्टी भी रहेगी, क्योंकि क्या कोई सेफ्टी ये नहीं कि फिर से युद्ध ना हो 2 साल में जो हाँ। बचे हैं, और जो जैसे कि वहां पर वॉर के बाद वहां पर भी सिचुएशन क्रिटिकल और हो जाएगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोगों को और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सरकार उन स्टूडेंट्स के लिए क्या करे जो इस वक्त भ्रामक स्थिति में है और जो फंस चुके हैं, कि वो यूक्रेन में अपनी आधी पढ़ाई कर चुके हैं और उनकी आधी पढ़ाई बची हुई है, तो वो क्या करे सरकार उनके लिए? मैम अगर हम लोग के हिसाब से मैम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मैम देखा जाए तो ज्यादा बेटर इंडियन गवर्नमेंट को ही होगा, क्योंकि एटलीस्ट हम फोर्थ ईयर में हैं और हमारी आधी से ज्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है। हम लोगों को उतना हमारे ऊपर को मतलब गाइडेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ मतलब खत्म ही करने के एंड पर ही है कोर्स के। तो अगर हम स्टूडेंट्स को अगर यहाँ के नए गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अगर एडजस्ट कर लिया जाए, जहाँ पे अभी स्टूडेंट्स नए मतलब नए हैं और वहाँ पर अभी फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कोई नहीं है, क्योंकि उनमें ही एकोमोडेट करना हम लोग को ज्यादा इजी रहेगा। और गवर्नमेंट को भी विद इन अ ईयर कुछ नहीं तो 5 से 6 हजार एक साथ नए डॉक्टर्स मिल जाएंगे और हेल्थ सिस्टम भी बेटर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अब क्या समस्याएं हैं भारत वापस आने के बाद? क्या उन्हें यहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए, या अगर वो वापस जाएं तो ऐसी अजीब सी परिस्थिति में उन्हें वापस, हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चे को अब उस युद्ध में छोड़ने नहीं जाएगा, तो क्या लगता है आपको? मैम एक्चुअली अकॉर्डिंग मैम बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम लोगों के लिए ज्यादा डाउट है कि हम लोग कंटिन्यू करें या हम ड्रॉप लें फिर से, क्योंकि मैम हमारे ईयर में भी ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी एज ज्यादा थी। बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी उनकी एज ज्यादा थी, क्योंकि बहुत बच्चों ने मैम नीट के लिए ड्रॉप दिया था। सो मैम और ये भी पता चला था कि पोलैंड में कह रहे हैं हम लोगों के ट्रांसफर अगर लेते हैं हम लोग तो फ्री ट्रांसफर पोलैंड यूनिवर्सिटीज देती हैं फर्स्ट सेकंड ईयर तक के स्टूडेंट्स को। तो मैम यही है कि एनएमसी ने ये भी कहा था कि ट्रांसफर लेना अलाउड नहीं, अगर ट्रांसफर वाली डिग्री होगी तो वो वैलिड नहीं होगी इंडिया में। सो अगर मैम वो चीज में थोड़ा एडजस्टमेंट हुए, वो चीज में थोड़ा चेंज हुए, हम लोगों के लिए एक्सेप्शन बनाई जाए कि बीइंग वॉर की सिचुएशन के टाइम हमें ट्रांसफर अलाउड किया जाए और हमारी ट्रांसफर वाली डिग्री को भी मान्यता मिले इंडिया में। सो वो एक चीज हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा हमारे करियर को लेके और हमारे पेरेंट्स के मनी को भी लेके, कि मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं तो मैं कोई भी नहीं चाहता है कि वापस से सब कुछ शुरू करें। अपने करियर को लेकर सरकार से क्या गुहार लगाएंगे, भारत सरकार से? हम भारत सरकार से यही गुहार लगाएं कि उन्होंने कहा था कि जिले में एडमिशन मिल जाएगा, अगर जिले में अगर एडमिशन दे दी तो बहुत अच्छा होगा। जिला अस्पताल या जो मेडिकल कॉलेज है, जिला मेडिकल कॉलेज? जी, जिले का जो मेडिकल कॉलेज होता है उसमें बोले थे कि जैसे कि हम हरदोई डिस्ट्रिक्ट के हैं तो हरदोई में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें बोले एडमिशन देने के लिए। तो उस पर भी चर्चा चल रही है, मीटिंग होगी। तो अगर ऐसा करती है सरकार तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। तो राहत है आपके लिए? जी मैम, क्योंकि वहां पे जाना हमारे लिए मतलब सेफ तो बिल्कुल नहीं है। कुछ भी पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन यही है कि मजबूरी है, अब कोई रास्ता नहीं है, वापस हम आ नहीं सकते हैं, 4 साल पढ़ चुके हैं। तो दोबारा कोई भी जर्नी हम शुरू नहीं कर सकते हैं, तो वापस आना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। तो मजबूरन मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने का मन तो नहीं है वापस। आपका जाने का मन नहीं है वापस? जी, जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है। जिस दौर से गुजरे हैं, बस सायरन बजता था तुरंत भागना पड़ता था, हमेशा बंकर में रहना पड़ता था। कब क्या हो जाए वो तो मैं यूपी गवर्नमेंट को और मोदी जी को, योगी जी को, सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे बॉर्डर से यहाँ तक घर तक बड़ी सुविधाजनक और फ्री में निःशुल्क बिल्कुल पहुंचाया यहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाने में काफी अच्छी मदद रही या नहीं?
हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी, एम्बेसी ने जो पहले जो रिस्पांस थोड़ा कम था, फिर उसके बाद रिस्पांस काफी अच्छा हो गया और इवैक्यूएशन को काफी तेजी से प्रोसीड किया गया है। ऑपरेशन गंगा को काफी तेजी से प्रोसीड किया गया और फिर हम लोगों को निकालने में काफी हेल्पफुल रही एम्बेसी, और इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है हम लोगों को हमारे इवैक्यूएशन में। कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। और गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर मोदी, योगी आदित्यनाथ और मैं जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा, ताकि हम लोग को कोई भी रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। जितना हम लोग पहले झेल कर आ रहे थे रास्ते का, वो सब मैम जो है स्मूथली यहाँ पर हम लोग को हो गया, ताकि आगे कोई परेशानी नहीं। अब आप लोग सेफ रहिए। आपकी ये आज ही बात है, ये आग्रह आपका हम आगे बढ़ाएंगे सरकार से कि आपके करियर को लेकर सरकार कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करे, सरकार आपके करियर को लेकर गंभीर हो, आप लोगों के लिए कुछ करे, कुछ समाधान निकाले। तो ये थे हमारे साथ यूक्रेन से लौटे कुछ छात्र, जिनके मन में यूक्रेन में देखे उस मंजर का डर अभी भी बसा हुआ है, लेकिन उस डर के साथ साथ इनके मन में कई सवाल हैं, कई भय है। वो ये है कि अब इनके करियर का आगे क्या होगा, भारत सरकार इनके करियर के लिए आगे क्या करेगी, क्योंकि आधी से ज्यादा या आधी पढ़ाई ये लोग यूक्रेन में कर चुके हैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई भारत में स्टार्ट करने के लिए, भारत में कंटिन्यू करने के लिए ये क्या करें, उसके लिए इनके पास अभी कोई प्लान नहीं है। सरकार की तरफ से भी अभी ज्यादा कुछ इस पर कहा नहीं गया है, तो अभी ये डर इनके मन में बना हुआ है। नमस्कार।